नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में भक्ति आंदोलन के महान प्रणेताओं की एक शानदार क्षेत्रीय यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। आज हम सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाएं नहीं देखने वाले, बल्कि उन महान चेतनाओं को समझने वाले हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों को गहराई से जागृत किया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरू। तो चलिए सीधे आज के इस सफर के नक्शे पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं की, फिर उत्तर भारत और बंगाल का रुख करेंगे, उसके बाद असम में शंकरदेव, उड़ीसा के पंचसखा और अंत में महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय। शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और प्रमुख प्रणेताओं की पहचान। अब इस पूरे आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि इतने विशाल आंदोलन का कोई एक केंद्रीय नेता या कोई एक हेडक्वार्टर नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रीय नेतृत्व द्वारा संचालित था। हर भौगोलिक हिस्से ने अपने खुद के प्रणेताओं को जन्म दिया, जिन्होंने इस आंदोलन को एक मजबूत आधार दिया। और सच कहूं तो यही विविधता इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर, उत्तर भारत और बंगाल में व्यक्तिगत नेतृत्वकर्ता। जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ नेतृत्व का पूरा भार मुख्य रूप से रामानंद जी के मजबूत कंधों पर था। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो इस नाम को बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए, रामानंद। उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन, ये दोनों शब्द एक तरह से रामानंद जी के नाम के बिना अधूरे हैं। वैचारिक नींव रखने में उनका योगदान वाकई बेजोड़ था। और ये बड़ी खूबसूरती से दर्शाता है कि कैसे हर क्षेत्र का अपना एक अलग ही रंग था। अब जैसे ही हम थोड़ा पूरब की ओर यानी बंगाल की तरफ रुख करते हैं तो परिदृश्य एकदम बदल जाता है। बंगाल में इस आंदोलन के सबसे बड़े स्तंभ थे चैतन्य महाप्रभु। उस पूरे इलाके के लिए वे एक अत्यंत प्रभावशाली ऐतिहासिक व्यक्तित्व बनकर उभरे, जिन्होंने भक्ति की इस पूरी धारा को एक बिल्कुल नया और अनूठा स्वरूप दे दिया। बंगाल से आगे निकलते हुए हमारी ये पूर्वी यात्रा पहुंचती है तीसरे खंड पर, असम में शंकरदेव। असम के इस खूबसूरत क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की कमान शंकरदेव जी ने संभाली। ये नाम बहुत ही स्पष्टता के साथ याद रखा जाना चाहिए, शंकरदेव। उन्होंने असम के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ढांचे को पूरी तरह से नया आकार दे दिया। तो देखा जाए तो उत्तर में रामानंद, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और असम में शंकरदेव, इन सभी ने एक बहुत ही मजबूत व्यक्तिगत नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। खैर, अभी तक तो हमने देखा कि उत्तर भारत, बंगाल और असम में कैसे एक एक मजबूत नेता ने कमान संभाली, लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र में इस आंदोलन का नेतृत्व आखिर किसने किया? ये सवाल असल में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब हम किसी एक व्यक्ति के नाम से आगे बढ़कर एक थोड़े अधिक जटिल और सामूहिक नेतृत्व वाले मॉडल की ओर बढ़ने वाले हैं। आइए इस अनोखे बदलाव को करीब से समझते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है हमारे चौथे खंड पर, उड़ीसा के पंचसखा यानी 5 मित्र। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम की ऊर्जा काम कर रही थी। ये थे पंचसखा यानी 5 दोस्त, और वो नाम है बलराम, अनंत, यशोवंत, जगन्नाथ और अच्युतानंद। इन 5 ने मिलकर उड़ीसा में भक्ति आंदोलन को जो दिशा और जो सामूहिक ताकत दी वो वाकई कमाल की थी। परीक्षा के लिहाज से भी ये 5 नाम उंगलियों पर याद होने चाहिए। उड़ीसा के इस सामूहिक मॉडल को समझने के बाद अब रुक करते हैं पश्चिम की ओर, हमारे 5वें खंड पर, महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय, जो कि एक और बड़ी सामूहिक शक्ति था। चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र में ये व्यवस्था कैसे काम कर रही थी। यहाँ इस पूरे आंदोलन को वारकरी संप्रदाय के दिग्गजों ने आगे बढ़ाया, बिल्कुल उड़ीसा के पंचसखाओं की ही तरह। यहाँ भी विशिष्ट संतों का एक बहुत ही शानदार समूह देखने को मिलता है। ये महान हस्तियां थीं पुंडरिक, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम। इन संतों के सामूहिक प्रयास ने महाराष्ट्र की चेतना पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि सच मानिए उसका असर आज के दौर में भी साफ महसूस किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निचोड़ क्या है? यहाँ पूरा परिदृश्य एक ही बार में शीशे की तरह साफ हो जाता है, जो एक परफेक्ट स्टडी गाइड की तरह काम करता है। देखिए, एक तरफ उत्तर भारत में रामानंद,
बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और असम में शंकरदेव जैसे मजबूत व्यक्तिगत नेता थे। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में पंचसखा और महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के रूप में एक विशाल और संगठित सामूहिक नेतृत्व उभरकर सामने आया। ये सारांश आज के हमारे पूरे सोर्स मटेरियल को एक जगह बड़ी खूबी से समेट लेता है। अब इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, इतने अलग अलग और भौगोलिक रूप से इतने दूर स्थित क्षेत्रों ने बिल्कुल एक ही समय में इस तरह के स्थानीयकृत और विशिष्ट नेतृत्व मॉडल को एक साथ कैसे साझा कर लिया? ये इस पूरे आंदोलन की संरचनात्मक खूबसूरती है और कहीं न कहीं हमारे देश की गहरी अंतर्निहित एकता का बहुत बड़ा प्रमाण भी। इस सवाल पर विचार करना और भारतीय इतिहास के इन पन्नों को खुद से और गहराई से टटोलना सच में ज्ञान के कई नए द्वार खोल सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।